आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। जेकेएसएसबी में जनरल इंग्लिश के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उनको हमने इस लेक्चर में इंक्लूड करा है। इससे आपको पता चलेगा जेकेएसएसबी किस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम करती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। वी डैश जापान सेवरल टाइम्स। तो ये एक टेंसेस का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? हैड बीन विजिटेड, हैव विजिटेड, हैज विजिटेड, विजिटिंग। देखो विजिटिंग तो आप एलिमिनेट कर दो क्योंकि वी के साथ विजिटिंग आ नहीं सकता, बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो कोई है ही नहीं। अगर आप ऑप्शन ए को देखते हो, हैड बीन विजिटेड, देखो हैड बीन जो होता है ना ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो चाहे सिंपल कॉन्टिन्यूस, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। मतलब विजिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, विजिट के साथ आईएनजी लगना चाहिए, विजिटिंग लगना चाहिए। तो हैड बीन के साथ विजिटिंग आता है, यहाँ पे विजिटेड लगा हुआ है, तो ये गलत है। अब हमें समझना है कि वी हैव विजिटेड आएगा या वी हैज विजिटेड आएगा। तो देखो आपने याद रखना है रूल, ही शी इट या कोई भी सिंगुलर चीज हो उसके साथ हमेशा क्या लगता है? हैज लगता है। और आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल हो उसके साथ हमेशा क्या लगता है? हैव लगता है। तो यहां पर क्या है? वी, तो वी के साथ मैंने आपको बताया क्या लगता है? हैव। तो वी हैव विजिटेड जापान सेवरल टाइम्स, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन था। तो अगर आपको टेंसेस नहीं आते आप कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उस पर भी आपके लिए लेक्चर्स लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स वोंट अटैक डैश दे आर प्रोवोक्ड। देखो यहाँ पर दो सेंटेंसेस, एक है मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स अटैक नहीं करते हैं, ठीक है, दे आर प्रोवोक्ड जब तक मतलब दे आर प्रोवोक्ड उनको छेड़ना नहीं है। तो मतलब ये दो सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़ने के लिए हम यहाँ पर कंजंक्शन लगाएंगे। अब हमने बताना कि इनमें से कौन सी कंजंक्शन यहाँ पर यूज होगी। अनलेस यूज होगा, फ्रॉम यूज होगा, अबाउट यूज होगा या इन यूज होगा। तो यहां पर यूज होगा अनलेस। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, ठीक है, इफ नॉट के लिए अनलेस यूज होता है। देखो कैसे, मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स वोंट अटैक, बहुत सारे जो जानवर हैं वो अटैक नहीं करते हैं जब तक आप उनको प्रोवोक नहीं करोगे, आप उनको छेड़ोगे नहीं, वो अटैक नहीं करते। तो ये जो जब तक है ना, जब तक इज स्टैंड्स फॉर अनलेस, तो यहां पर क्या आ जाएगा? अनलेस, ठीक है। अनलेस को आप इफ नॉट से भी याद रख सकते हो। मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स वॉन्ट अटैक इफ नॉट दे आर प्रोवोक, जब तक आप उनको प्रोवोक नहीं करोगे वो आप पे अटैक नहीं करेंगे। इस तरह से आप याद रखें। तो ये कंजंक्शन है। ये फ्रॉम, अबाउट, इन, ये प्रीपोजिशंस है, इनको भी देख लेते हैं क्या होता है। देखो फ्रॉम किस कहां पर यूज होता है? फ्रॉम तो डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम जम्मू, वो जम्मू से आ रहा है, तो ही इज कमिंग फ्रॉम जम्मू, तो एक डायरेक्शन बता रहा है ना कि वहां से आ रहा है। और किसी चीज का ओरिजिन बताने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो, तो आपका ओरिजिन क्या है उसके लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हो। किसी चीज का कॉज बताने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे कोई पर्सन सफर कर रहा है किसी चीज, तो हम बोल देंगे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो वो किससे सफर कर रहा है? फीवर से। फीवर कॉज है उसकी सफरिंग का, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो देखो बेसिकली ये क्या बता रहा है? फ्रॉम ये कॉज बता रहा है कि उसके सफर होने का कॉज क्या है? फीवर, बुखार उसके सफरिंग का कॉज है। तो फ्रॉम कहाँ कहाँ यूज होता है? ओरिजिन बताने के लिए, कॉज बताने के, डायरेक्शन के लिए, जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम जम्मू, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। अबाउट होता है कनेक्टेड विद, मतलब किस चीज के साथ रिलेटेड चीज है। जैसे कोई बुक होती है तो हम बोलते हैं दिस बुक इज अबाउट समथिंग, मतलब वो किसी चीज के बारे में। तो अबाउट बेसिकली कनेक्शन बताता है, ठीक है, तो कनेक्शन के लिए यूज होता है। इन जो है इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे इन वहां पर यूज होता है, आप किसी जगह में हो और वो जगह जो है चारों तरफ से कवर है ना, तो उसको उस जगह के लिए आप इन यूज करोगे। जैसे आप एक रूम के अंदर हो, तो रूम चारों तरफ से क्लोज है, तो आप बोलते हो आई एम इन माई रूम। अगर आप क्लास में हो तो आई एम इन माई क्लास, ठीक है। तो ये चारों तरफ से जब कोई कवर चीज हो ना, उसके अंदर आप अगर हो तो उसके लिए इन यूज होता है। और या आप किसी अगर बहुत बड़े एरिया में हो, रहते हो, तो उधर भी इन यूज होता है। जैसे आई लिव इन जम्मू, तो जम्मू एक बहुत बड़ा रीजन है। आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली एक बहुत बड़ा रीजन है, वहां पर आप रहते हो, तो वहां पर इन यूज कर सकते हैं। अब एक प्रीपोजिशन एट होती है ना, एट भी किसी जगह के लिए यूज हो सकती है, बट एट होती है एग्जैक्ट लोकेशन पर। एग्जैक्ट लोकेशन पे जब आप होते हो ना, देखो जब मैं बोल रहा हूँ आई लिव इन जम्मू, तो जम्मू एक बहुत बड़ा रीजन है, आपको नहीं पता एग्जैक्ट आप कहां पर हो। जब एग्जैक्ट लोकेशन की बात होती है वहां पर एट यूज होता है। जैसे हम बोल सकते हैं ही इज एट इंडिया गेट, ठीक है, ही इज एट इंडिया गेट, वो कहां पर है? इंडिया गेट। इंडिया गेट इज अ परफेक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन, तो वहां पर एट यूज होता है। तो आप सिंपली याद रखो, जब किसी एग्जैक्ट लोकेशन की बात होती है तो एट यूज होता है। और जब किसी रीजन के, बहुत बड़े रीजन के अंदर आप हो, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, वहां पर आप इन यूज कर सकते हो। तो ये प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस हैं। तो आपको प्रीपोजिशन नहीं आती है तो आपको रिवाइज करना चाहिए रूल्स।
आप हमें बता सकते हो, अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है डिफरेंट चैनल्स पे तो हम आपके लिए लेक्चर्स लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आया था जेकेपीएससी एग्जाम में, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विद द अकरेंट डिक्शनरी। अगर आपने कभी डिक्शनरी छोटे होते या अभी आप यूज करते हो, डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढना हो, इनमें से कौन से वर्ड सीक्वेंस में आएंगे। देखो डिक्शनरी में कैसे ढूंढा जाता है, पहले देखा जाता है कि ये सभी सेंटेंस में देखो स्टार्ट ई से हो रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ई के बाद क्या आता है, ई के बाद सेकंड वर्ड पे चल जाना है, सेकंड वर्ड ए से स्टार्ट होता है, तो आपने देखना है ए वाले वर्ड कौन से हैं। पहले तो सब में ई है ना, तो ये तो गया, ई वाला तो पोर्शन गया। अब ई के बाद जो सेकंड वर्ड है वो सब में पहले क्या आ सकता है, ए आ सकता है, ई ए, ठीक है। ई ए वाला यही है और कोई है नहीं, इसका मतलब सबसे पहला जो आपका आएगा वो टू आएगा, ठीक है, क्योंकि ईयर ई के बाद ए आ रहा है ना, तो ए सबसे पहले आता है डिक्शनरी में। आपने डिक्शनरी में कैसे ढूंढते हो, जैसे ए बी सी डी एफ करके सबसे पहले ए आता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ठीक है, तो सबसे पहले ए आएगा, तो पहले क्या आ जाएगा, ई ए आर वाला, ठीक है। अब ए है, एन, और इस केस में एन है, इस केस में ए था, ये सबसे पहले आएगा, इसको आप पहले नंबर पे लिख लो कि ये सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ए के बाद बी आता है, बी किसी में भी नहीं है, अब क्या है सी, हाँ ये दूसरे नंबर में आएगा, इसका मतलब है टू के बाद ऑप्शन थ्री आएगा, तो टू के बाद थ्री आएगा, अभी भी दो ऑप्शन बच रहे हैं। अभी हमने चेक करना है कि इसके बाद फाइव वाला आएगा या फोर वाला आएगा। अब देखो सी के बाद क्या आता है, सी के बाद डी आता है, तो देखो इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, ठीक है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। डी के बाद इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो अभी तक सेम चल रहा है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है। अब देखो इसके बाद टी के बाद आई है और इसके बाद टी के बाद ओ है। अब आपने देखना पहले अल्फाबेटिकली आई पहले आता है या ओ पहले आता है, तो आपको पता होगा पहले आई आता है, जी एच आई, ठीक है, सबसे पहले आई आता है, उसके बाद ओ आता है। इसका मतलब पहले नंबर पे ये वाला था, दूसरे नंबर पे ये वाला था, तीसरे नंबर पे ये वाला है, तो चौथे नंबर में ये वाला होगा और पांचवें नंबर में ये वाला। तो इसकी सीक्वेंस क्या आएगी, सबसे पहले नंबर पे टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है, फिर फाइव है और फिर वन है। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू थ्री फोर फाइव वन। मतलब आपने सिंपली ये देखना है कि अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको आपने पहले लेना है सीक्वेंस में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। देखो इस वर्ड की हेल्प से अगर हम वर्ड्स उठाएं तो इनमें से कौन सा वर्ड बनेगा, मतलब हमने वर्ड इधर से ही उठाने और कोई बाहर से वर्ड नहीं लेना। देखो जो पहला ऑप्शन है उसमें एस जो आ रहा है, क्या एस इसमें है डेमोक्रेसी में, नहीं है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। इस माइक्रो वर्ड में आई आ रहा है, क्या आई डेमोक्रेसी में आता है, नहीं आता है, तो ये भी नहीं आ सकता। डेमोन, डेमन में देखो डी ई एम आ रहा है, ओ भी इधर से आया है, लेकिन एन डेमोक्रेसी में एन नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा रेडी। देखो रेडी के सभी अल्फाबेट हमने डेमोक्रेसी से लिए हैं। यहाँ पर आर है तो यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर डी है तो यहाँ पर भी डी है, और यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर भी वाई है। तो देखो कुछ बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं जेकेएसएसबी में, मैंने आपको पहले ही बोला था इंग्लिश के, तो आप लर्न कर सकते हो ऐसे। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस द मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेजेस जैसे मुहावरे होते हैं उस तरह के होते हैं, उनका क्या आपने देखना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, लीन एंड मीन का मीनिंग क्या होता है। देखो पर्सनली मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी एग्जाम के लिए इडियम फ्रेजेस प्रिपेयर नहीं करता, क्योंकि इडियम फ्रेजेस आपको नहीं पता कौन सा एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसमें इतना टाइम वेस्ट मत करना। आप अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करो, एक दो इडियम फ्रेजेस नहीं भी हुए पेपर में तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो मैं इसका आंसर बता दूं, लीन और मीन का मतलब होता है अनप्रॉफिटेबल चीज के लिए। ये किसके लिए यूज होता है, जब कोई चीज अनप्रॉफिटेबल हो जिसमें कोई इतना प्रॉफिट ना दिखे, उसके लिए लीन एंड मीन वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हो तो आप इडियम फ्रेजेस करो प्रिपेयर, बट मैं पर्सनली आपको यही राय दूंगा कि इडियम फ्रेजेस में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बाकी जनरल इंग्लिश के रूल्स देखो, एक दो क्वेश्चन छूटने से ये नहीं है कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड अमंग द गिवन ऑप्शन। इसमें से आपको बताना कि स्पेलिंग किसका करेक्ट है, ठीक है। अब आपको ये वर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये वर्ड पता हो, ये वर्ड है बेसिकली ब्रोक, ठीक है, ब्रोक, और इसका स्पेलिंग होता है डी वाला करेक्ट, ब्रोक, ठीक है, ब्रोक। अब ब्रोक होता क्या है, ब्रोक बेसिकली क्या होता है, देखो यूरोप का जो आर्ट है ना, यूरोप का आर्ट है, कोई आर्किटेक्चर, कोई बिल्डिंग उनकी हो सकती है या कोई म्यूजिक है, उसके लिए यूरोपियन आर्ट आर्किटेक्चर या म्यूजिक के लिए यूरोप की कल्चरल एलिमेंट्स की जो चीजें हैं, जैसे आर्ट हो गया, कोई आर्किटेक्चर वाली चीज होगी, या कोई हम कह सकते हैं म्यूजिक वाली चीज होगी, उसके लिए बरोक वर्ड का यूज किया जाता है, और इसका सही स्पेलिंग डी पार्ट वाला है, BROQUE। तो अगर आपको पता होगा इसके ये बरोक क्या होता है तो आप इसका स्पेलिंग भी देख सकते हो। तो इस तरह के स्पेलिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आर सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 पार्ट्स। सेंटेंस को 4 पार्ट्स में तोड़ दिया गया है PQRS में, विच हैव बीन जम्बल्ड अप।
रीअरेंज दिस पार्ट टू मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो PQRS में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, आपने इनको ना सीक्वेंस में लगाना है ताकि एक परफेक्ट सेंटेंस बने, ठीक है। अब कैसे शुरू करोगे, देखो ऑन टॉप से कोई सेंटेंस नहीं स्टार्ट हो सकता। योर नेम से अगर आप शुरू भी करो, योर नेम ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट ऑन टॉप प्लीज राइट, ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब आपने ये सारे जितने भी आप ऑप्शंस बना सकते हो ना, उनको जोड़ने की कोशिश करनी है। देखो मैं एक बनाता हूं, प्लीज राइट। सबसे पहले अगर हम लिखें प्लीज राइट, उसके बाद अगर हम लिखें योर नेम ऑन टॉप ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, तो ये बन रहा है कि प्लीज आप अपना नाम लिखें ऑन टॉप ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट। आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, तो ये एक सेंसिबल सेंटेंस बन रहा है। तो यही इसकी सीक्वेंस होगी। तो सबसे पहले क्या लिया हमने, आज प्लीज राइट, सेकेंड हमने लिया योर नेम, देन हमने लिया ऑन टॉप, उसके बाद हमने लिया ऑफ द स्क्रिप्ट। तो आपकी सीक्वेंस क्या बनेगी, RQPS। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सिंपल आपकी कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको कर सकते हो। नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि ये आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं, ABCD। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। अगर एरर है किसी पार्ट में तो हमने वो लिखना है, और अगर एरर नहीं है तो डी ऑप्शन में हमने क्लिक करना है, डी ऑप्शन है नो एरर वाला, ठीक है। अब कहता क्या है, द कंपनीज प्रॉफिट्स इज लोअर दिस ईयर। जो कंपनी का प्रॉफिट है वो इस साल कम है। तो अब कौन सा सेंटेंस गलत है हमने बताना है। देखो कंपनी एपोस्ट्रोफी एस, तो ये वर्ड बिल्कुल ठीक है। जब किसी चीज का पोजेशन बताना होता है ना, किसी एक कंपनी की बात हो रही है यहाँ पर, तो पोजेशन के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। इसका मतलब ये एक कंपनी की बात हो रही है, एक कंपनी की बात हो रही है, ठीक है। प्रॉफिट्स इज लोअर, जब एक कंपनी की बात हो रही है उसके लिए हम प्रॉफिट्स वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे प्रॉफिट। किसी कंपनी के प्रॉफिट की बात हो रही है, प्रॉफिट्स वर्ड नहीं होता है। तो द कंपनीज प्रॉफिट इज लोअर, तो यहां पर गलत कौन सा सेंटेंस था, ये बी वाला। यहाँ पे प्रॉफिट्स की जगह प्रॉफिट आना था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। मतलब आपका बी वाला पार्ट जो है उसमें गलती है, उसमें प्रॉफिट्स की जगह प्रॉफिट आता है। आपको ये नहीं करना है कि किस में गलती है, आपको सिर्फ देखना है किस में गलती है, ये नहीं उधर पॉइंट आउट नहीं करना, आपने सिर्फ देखना है कि किस में गलती है। कंपनीज वाला ठीक है, प्रॉफिट इज लोअर दिस ईयर। देखो दिस ईयर में कोई गलती नहीं है, आपको दिख रहा है, कंपनी में नहीं हो रही है, ऑटोमेटिकली आप स्विच करोगे इस टॉपिक पे, ठीक है। देखो आप ऐसे भी सोचो, प्रॉफिट्स क्या है, अगर प्रॉफिट्स लेके चलो, प्रॉफिट्स प्लूरल है, तो अगर प्रॉफिट्स भी लेके चलो उसके साथ इज नहीं आ सकता, इज सिंगुलर है। आइदर इसको चेंज करना है या इसको चेंज करना है, तो दोनों ही इकट्ठे नहीं आ सकते, एक प्लूरल के साथ एक सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकती है। तो इधर प्रॉफिट्स की जगह बेसिकली प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट सिंगुलर हो गया तो इसके साथ इज आप लगा सकते हो। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस में से अप्रोप्रिएट वर्ड आपने उठाना है। फुटबॉल गेम वाज कैंसल्ड डैश द हैवी रेन। देखो बारिश होने की वजह से फुटबॉल गेम को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। ऑन टू, अपॉन, आफ्टर या फ्रॉम, तो आपको ये प्रीपोजिशंस आनी चाहिए। देखो बेसिकली क्या हुआ होगा, पहले बारिश हुई होगी, उसके बाद फुटबॉल गेम को कैंसिल किया होगा, तो यहाँ पर आएगा आफ्टर। देखो द फुटबॉल गेम वाज कैंसल्ड आफ्टर द हैवी रेन। देखो पहले बड़ी बारिश होती है, उसके बाद, आफ्टर बाद में यूज होता है, उसके बाद। तो जब पहले बारिश हुई बहुत ज्यादा, उसके बाद क्या हुआ, फुटबॉल गेम को कैंसिल कर दिया गया। तो ऐसे आपने प्रीपोजिशन को फिल करना है, ठीक है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो आप हमें बताएं। अदरवाइज आपके पास अगर कोई बुक है ग्रामर की, या कोई आप लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपके लिए वो बेनिफिशियल है तो आप वहां से कैरी ऑन करें। इधर से आप ये सीख सकते हैं कि किस तरह से आपके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब जैसे ये ऑन टू, अपॉन, फ्रॉम, ये सारे भी प्रीपोजिशन है। ऑन टू बेसिकली पता क्या होता है, देखो जैसे आप किसी चीज, आप यहां से भागते हुए जा रहे हो और आपने किसी सरफेस के ऊपर जाके आप रुक जाते हो, उसके लिए ऑन टू यूज होता है। देखो एक ऑन टू होता है, एक इन टू होता है, इसमें फर्क समझना जरूरी है। इन टू होता है आप किसी जगह में गए, मूव करते करते किसी जगह में चले गए और अंदर जाके भी आप मूव ही कर रहे हो, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं टाइगर मूव्स इनटू द जंगल, टाइगर जंगल के अंदर जा रहा है, ठीक है। अंदर जा रहा है तो मतलब वो चल के अंदर जा रहा है, इन मोशन वो अंदर जा रहा है, अंदर जाके वो रुका नहीं है, वो चल रहा है, ठीक है। ऑन टू होता है कि जब आप किसी जगह से आए, आपने सपोज करो एक कैट की बात करते हैं, कैट ने यहां से क्लाइंब किया और वो इस टेबल के ऊपर आके रुक गई, टेबल के ऊपर आके कैट रुक गई। देखो कैट मूव कर रही थी और एक जगह पे आके सरफेस में रुक गई है। जब ऐसा होता है ना, जब आप मूव करो, क्लाइंब करो या मूव करो और किसी सरफेस पे रुक जाओ जाकर, उस जगह के लिए हम ऑन टू यूज करते हैं। तो आप ऐसे सेंटेंस में ऑन टू यूज कर सकते हो, जैसे क्लाइम, द कैट क्लाइम्ड ऑन टू द टेबल, तो टेबल के ऊपर आके वो बैठ गई होगी। तो अगर इनटू वहां के लिए यूज होता है जब इन मोशन आप मूव कर रहे हो, जैसे द टाइगर मूव इनटू द जंगल, आप ऐसे इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आप, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें
फ्रॉम मैंने आपको पहले भी बता दिया, फ्रॉम कॉज वगैरह बताने के लिए यूज होता है, ठीक है। अपॉन ऑन की जगह यूज हो सकता है जब फॉर्मल वे में हमें ऑन की जगह यूज करना हो ना किसी सेंटेंस को, हम अपॉन यूज कर सकते हैं। जैसे जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बोलते हो ना हमारा रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा अपॉन दिस, ठीक है, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। तो ऑन जहां पर यूज हो सकता है ना, उसको मोर फॉर्मल वे में बनाने के लिए आप अपॉन का यूज कर सकते हो, ठीक है। इनके बहुत सारे रूल्स होते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। प्रिपोजिशन वगैरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो आपको उनको प्रिपेयर करना है। अब यहां से हमने बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग किसका है। परसीव, बेसिकली ये वर्ड है परसीव, तो परसीव का करेक्ट स्पेलिंग होता है पी ऑप्शन में, परसीव, PRCEIV। परसीव बेसिकली पता क्या होता है, देखो किसी चीज को एक पर्टिकुलर वे में समझना, किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर वे में समझना। हर एक चीज अगर हर एक इंसान है उसको हर एक चीज के समझने का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो किसी चीज को आप किस पर्टिकुलर वे में समझते हो उसको होता है, बोलते हैं परसीव करना। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बोलता हूँ, जैसे आई परसीव्ड अ नोट ऑफ अनहैप्पीनेस इन हर वॉइस। मैं एक सेंटेंस ध्यान से सुनना, आई परसीव्ड perceived a note of unhappiness in her voice, देखो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, मुझे क्या लगा, मैंने ये समझा, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहा हूं मैं। अ नोट ऑफ अनहैप्पीनेस इन हर वॉइस, उसकी आवाज में मुझे एक नाखुशी दिखी, ठीक है, वो खुश नहीं थी, उसकी आवाज से मुझे ऐसा लगा, तो आई परसीव्ड अ नोट ऑफ अनहैप्पीनेस इन हर वॉइस। देखो ये अब मेरी परसेप्शन है, मैंने ऐसा समझा, मैंने ऐसा अंडरस्टैंड किया। आप ये भी समझ सकते थे उसकी वॉइस से कि वो खुश है। तो हर एक बंदे की आप किस तरह से किसी चीज को अंडरस्टैंड करते हो वो अलग हो सकता है, बट आप किसी चीज को एक पर्टिकुलर वे में अंडरस्टैंड कर रहे हो, वहां पर परसीव वर्ड यूज किया जाता है। तो इसका स्पेलिंग PRCEIV होता है। आई होप आपने ये समझा होगा। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इनमें से आपको एडजेक्टिव बताना है। एंग्री, केक, सॉसर, बॉय, ये तो नाउन है तीनों, एंग्री एडजेक्टिव है। देखो एडजेक्टिव क्या होता है, कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, ठीक है। जैसे एक मैं वर्ड लिखता हूं एंग्री गर्ल, ठीक है, शी इज एन एंग्री गर्ल, लिख देता हूँ शी इज एन एंग्री गर्ल। देखो ये गर्ल आपको पता है ये क्या है, एक नाउन है, कॉमन नाउन है गर्ल। और एंग्री वर्ड उसकी क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, इस लड़की की ये क्वालिटी है कि वो गुस्से वाली है, तो एंग्री गर्ल है, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा हो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एंग्री वर्ड ही क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे मैं एक और बता देता हूँ आपको, ऐसे भी याद रख सकते हो। जैसे मैंने एक फोन लिया या किसी ने एक फोन लिया, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही परचेज्ड एन एक्सपेंसिव फोन, उसने एक महंगा फोन लिया, ठीक है। देखो फोन एक नाउन है, ठीक है, फोन क्या है, एक नाउन है। एक्सपेंसिव क्या है, इसकी क्वालिटी है कि ये महंगा है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव यहां पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जिस तरह से एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है, नाउन प्रोनाउन की। अगर कोई वर्ड जो है वो वर्ब की क्वालिटी बता रहा हो ना, उसको एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई वर्ड किसकी क्वालिटी बता रहा हो, वर्ब की, उसको बोलते हैं एडवर्ब। जैसे अगर कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, उसी तरह कोई वर्ड जो है अगर वो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है उसको एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विद द अकरिंग डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में किस तरह से किस सीक्वेंस में होगी आपने वो बताना। इसका आंसर आप मुझे खुद मार्क करके बताओगे। मैंने आपको बताया किस तरह से देखा जाता है। पहले देखो ए सब में सेम है, फिर सी सब में सेम है, सी सब में सेम है, फिर हमने देखना है यहाँ पे ओ है, यू है, यहाँ पर यू है, यहाँ पर ओ है, तो हमने देखना पहले ओ आता है या यू आता है, उसके अकॉर्डिंग आप एलिमिनेट करते चलोगे, अपने आंसर तक पहुंचोगे, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे बताओगे कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। 14 क्वेश्चन में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। यहां पर ये लिखा हुआ है कि यहां से हमने सिलेक्ट करना है। मिली हैज, यहां पर एन की जगह नॉट आता है, मिली हैज नॉट रजिस्टर्ड फॉर क्लास डैश, मिली ने रजिस्टर नहीं किया है क्लास के लिए, येट यहां पर आ सकता है। यहां पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, येट। देखो क्या है, मिली हैज नॉट रजिस्टर्ड फॉर क्लास येट, मिली ने अभी तक क्लास के लिए रजिस्टर नहीं किया, येट होता है अभी तक, ठीक है, अभी तक मिली ने क्लास के लिए रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो ये आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट प्रीपोजिशंस के डिफरेंट रूल्स होते हैं, कुछ तो सिंपल्स हैं। यहाँ पर अगर आप इसको हिंदी सेंटेंस भी बनाओगे ना, अगर आपको रूल नहीं भी आता ना, उस सेंटेंस को हिंदी में
कन्वर्ट करके देखो, और फिर आपको वो जो ऑप्शन दिए हैं उनके वर्ड के हिंदी मीनिंग अगर पता है आप वहां पर एडजस्ट करो। द बेस्ट वे टू क्रैक इंग्लिश एग्जाम इज दैट कि आपको वहां पर सेंस देखनी है, वो क्वेश्चन में क्या सेंस बन रही है। ठीक है, ये भी एक मेथड होता है इंग्लिश के क्वेश्चंस को टैकल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं साइनोनियम्स के। देखो दो चीजें होती हैं, साइनोनियम्स होता है सेम मीनिंग वाली चीज, एंटोनियम होता है डिफरेंट मीनिंग वाली चीज। ठीक है, जो अपोजिट हो। तो साइनोनियम हमने बताना है अबेंडन का। अबेंडन वर्ड कॉमन वर्ड है, आपने सुना भी होगा। अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। ठीक है, तो छोड़ देने के लिए क्या वर्ड आता है? ड्रॉप, बियर, एक्वायर, अचीव। एक्वायर, अचीव तो आपको पता है, ये तो किसी चीज को हासिल करने की बात हो रही है, छोड़ने की नहीं हो रही है। छोड़ने के लिए ड्रॉप वर्ड का यूज किया जाता है। ड्रॉप मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, किसी चीज को छोड़ देना इज ड्रॉप। बियर बेसिकली होता है बर्दाश्त करना। बियर होता है बर्दाश्त करना। अब हम बोलते हैं नहीं, आई कैन बियर इट, मैं इस चीज को बेयर कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन बियर इट। तो बेयर होता है बर्दाश्त करना, ड्रॉप होता है किसी चीज को छोड़ देना। तो अबेंडन भी छोड़ देना, तो अबेंडन के साथ कौन सा मैच हो रहा है? ड्रॉप। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने एंटोनियम बताना। देखो एंटोनियम साइनोनियम में भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आप ये भी देख रहे हो। और हमारा वर्ड क्या है? ऑब्सक्योर। तो ऑब्सक्योर जो है इसका हमें बताना है कि इसका एंटोनियम क्या होता है। हाइड, कॉन्सील, अनक्लियर या विजिबल। ऑब्सक्योर का आपको ना पहले पता होना चाहिए ऑब्सक्योर का मीनिंग क्या होता है, फिर आप समझ जाओगे। ऑब्सक्योर होता है कोई ऐसी चीज जो इजिली दिख जाए आपको। ठीक है, जो इजिली ना दिखे। ऑब्सक्योर होता है कोई ऐसी चीज जो इजिली आपको ना दिखे। ठीक है, जिसको आप इजिली देख ना पाओ या समझ ना पाओ, वो क्या है, उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। ठीक है, अब देखो हाइड क्या होता है? छुपाना। अगर कोई चीज छुपाई हुई है तो ऑब्वियस है वो आपको नहीं दिखेगी। हमें एंटोनियम बताना है, हमें साइनोनियम नहीं बताना, यहाँ पे सेम नहीं बताना, हमें उल्टा बताना है। तो ये तो साइनोनियम आ गया ना, हाइड। अगर कोई चीज छुपी हुई है वो आपको इजिली नहीं दिखेगी। अनक्लियर चीज भी आपको इजिली नहीं दिखेगी। कंसील भी एक किस्म का हाइड ही होता है, छुपाना। तो वो भी आपको इजिली नहीं दिखेगी। आपको इजिली क्या दिखेगा? जो चीज विजिबल है। तो ऑब्सक्योर होता है जो इजिली ना दिखे, विजिबल होता है जो इजिली दिख जाए, जो दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब ऑब्सक्योर का अपोजिट क्या हो जाएगा? विजिबल। तो अगर आपको इस ऑब्सक्योर का मीनिंग पता था तो आप इजिली कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी पता था ना, तो देखो हाइड, अनक्लियर ये ऑलमोस्ट मिलते हैं। हाइड छुपी हुई चीज भी नहीं दिखेगी, अनक्लियर भी नहीं दिखेगी। इसका मतलब दो ऑप्शन तो किसी चीज के नहीं ना हो सकते। तो जो बच जाएगा तीसरा, उस पर आप मार्क कर सकते हो। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस को डील करना आना चाहिए। देखो जो इंसान पेपर देने जाता है ना, किसी को भी 100% पेपर नहीं आता होता है। 50, 60, 70% पेपर आता है। उसके बाद आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगानी होती है, और वो इसी तरह से आप जब एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करते हो तो आपको सीखने को आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आया था कि करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने बताया। देखो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस किसको डेडिकेट है? ठीक है, मतलब ये किसकी डेफिनेशन है आपने बताना है। अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू अ प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और फैमिली। और किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी प्लेस या किसी फैमिली के रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं एक जगह में रखे जाते हैं, उनकी कलेक्शन को क्या बोलते हैं? उनकी कलेक्शन को क्या बोलते हैं, हमें ये बताना है। ठीक है, उनको एवरी कहते हैं, उनको आर्चीव्स कहते हैं, उनको एपेरी कहते हैं, या कैश कहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं आर्कीव्स। आर्कीव्स क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन होती है हिस्टोरिकल चीजों की, जो जिसको हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को एक जगह पे रखते हैं ना कलेक्ट करके, उसको हम बोलते हैं आर्कीव्स। ठीक है, आर्कीव्स। अगर मैं आपको इन बाकियों के बताऊं, एवरी पता क्या होता है? एवरी होता है एक कोई ऐसी जगह जहां पर आप बर्ड्स को रख सको। कोई केज भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई भी ऐसी जगह जहां पे आप बर्ड्स को रखो, दैट इज वहां, उसके लिए हम एवरी वर्ड का यूज करते हैं। जो अपीरी वर्ड होता है ना, अपीरी वहां पर यूज होता है जहां पर आप बीज को रखते हो, मधुमक्खियों को जहां पर रखते हो ना, बीज के रखने की जगह को हम अपेरी कहते हैं। कैश एक तरह की मेमोरी होती है, आपको पता है कंप्यूटर में। और इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि किसी चीज को छुपा के रखना टाइप। ठीक है, किसी एक बड़ी चीज का कुछ पार्ट आप जब छुपा के रखते हो ना, उसके लिए भी हम यूज करते हैं कैश का। तो यहाँ पर बेसिकली कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर्कीव्स को कहते हैं। तो अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एरर वगैरह देखना है कि किस पार्ट में एरर है। तो सेंटेंस क्या कहता है? आई विल पे यू बैक, आई प्रॉमिस व्हेन आई गेट पेड। मैं तुम्हें पे बैक कर दूंगा, मतलब जो पैसे वगैरह हैं वो वापस दे दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, व्हेन आई गेट बैक, गेट पेड। देखो सभी सेंटेंस ये पूरा करेक्ट है। देखो पहले क्या कहता है कि आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूं, व्हेन आई गेट पेड, जब मुझे पैसे मिलेंगे, आई विल पे यू बैक, मैं आपको वापस दे दूंगा। तो प्रेजेंट में वो बात कर रहा है, वो बता रहा है जब मेरे को पैसे मिलेंगे, पहले उसको पैसे मिलेंगे और बाद में वो आपको पे कर देगा। तो इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, तो इस में नो एरर वाला केस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कहीं में नो एरर भी होता है, हम जानबूझ के गलतियां निकालते हैं बट गलती होती नहीं है, तो आपने भी इस तरह से ही चलना है। नेक्स्ट इज दैट इज डैश अमेजिंग बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, द ए एंड इफ
यार यहाँ पर तो एन आएगा, ये सिंपल हमारे आर्टिकल्स का रूल है। अमेजिंग में आ की साउंड आ रही है, जहां पर आई ई ओ की साउंड आए तो वहां पर हम क्या डालते हैं, एन डालते हैं, ठीक है, एन यूज करते हैं। देखो हिंदी में इंग्लिश में ऐसे याद नहीं रखना कि जहां पर ए ई आई ओ यू होता है तो वहां पर हम उसके पीछे एन आता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। जैसे यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी के पीछे क्या आता है, यूनिवर्सिटी के पीछे आप एन लगाते हो, नहीं लगाते हो, यूनिवर्सिटी के पीछे ए आता है। क्यों आता है, क्योंकि या की आवाज दे रहा है। जब भी किसी वर्ड की या की आवाज आए ना स्टार्टिंग में, उसके पीछे हम एन नहीं लगा सकते, उसके पीछे ए आता है, ठीक है। आपने ए ई आई ओ यू से याद नहीं रखना, आपने ये याद रखना है जिसमें हिंदी की साउंड हो, आ ओ ई ओ, ठीक है, आ ई ओ ऐसे वाली जो साउंड हो या को छोड़ के, उनके लिए आपने क्या यूज करना है, एन यूज करना। जैसे अगर सपोज करो मैं एम ए लिख देता हूं, ठीक है, एम ए। अब आप क्या करोगे, आपको पेपर में आएगा ना, आप इसके पीछे ए मार्क कर दोगे, आप देखोगे ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवल नहीं है, इसके पीछे ए आता है, बट इसके पीछे ए नहीं आता, इसके पीछे एन आता है। एन क्यों आता है, अब एम ए को बोलो हाँ एम ए, तो पहले आ की आवाज आ रही है ना, तो आ की आवाज आ रही है तो आप उसके पीछे एन मार्क करोगे। देखो आर्टिकल्स के बहुत से रूल्स हैं, हम सिंपली उसको ए ई आई ओ यू से लेके चलते हैं, या हम देख लेते हैं गीता के पीछे दा आएगा, रामायणा के पीछे दा आएगा, या माउंटेन के पीछे दा आएगा, तो ऐसा नहीं होता, इसके बहुत सारे रूल्स हैं। अगर आपको रूल्स नहीं आते तो मैं इस पे लेक्चर ला सकता हूँ, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। हैव यू डैश द गिटार सिंस यू वर अ चाइल्ड। अब देखो ये बता रहा है कि हैव यू, क्या आपने, द गिटार्स सिंस यू वर अ चाइल्ड, तो यहाँ पर एक कुछ टेंस यूज होगा जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा, हमने वो टेंस देखना है। देखो हैव यू इज प्लेइंग, आ ही नहीं सकता, हैव ऑलरेडी एक हमने वर्ब यूज कर ली हुई है, हमने एक हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, तो इज वापस हम यूज नहीं कर सकते। देखो वर्ब भी यूज नहीं कर सकते, आर भी यूज नहीं कर, देखो ना यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक हेल्पिंग वर्ब यूज की हुई है, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, अब सिर्फ यहाँ पर क्या यूज होगा, हमें टेंस की फॉर्म देखनी है कौन सी है। तो हैव यू प्लेड द गिटार सिंस यू वर अ चाइल्ड, जब से आप मतलब जब से आप चाइल्ड हो तब से लेके अभी तक क्या आपने गिटार को प्ले करा है। और दूसरी बात आप ऐसे भी याद रख सकते हो, हैव जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो प्लेड आती है। इन सभी केसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था, तो ये आप नहीं ले सकते थे। तो टेंसेस के सिंपल रूल हैं, 5-6 रूल हैं, अगर आपको प्रिपेयर हैं तो आप टेंसेस का कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, मुझे ये उम्मीद है। Next question is a place where people keeps bees, especially a collection of hives kept to provide honey, शहद निकालने के लिए आप मधुमक्खियों को एक जगह में छत्ते में इकट्ठा करते हो, उस जगह को क्या बोलते हैं? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, उस जगह को बोलते हैं हम मधुमक्खियों के लिए अपेरी होती है, जहां पर हम उनको इकट्ठा करते हैं और वहां से हम छत्ते से हम अपना शहद निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपने जितने भी क्वेश्चंस थे आपने वो प्रिपेयर करे होंगे। अब कुछ और भी हैं, जैसे ये सेंटेंस आप देख सकते हो, जैसे ऑर्निथोलॉजी, अगर आपको पता है ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो जब हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ऑमनीसेंट जो वर्ड होता है ना, ऑमनीसेंट वर्ड होता है उस पर्सन के लिए यूज किया जाता है जिसको सब चीज की नॉलेज हो, इनफाइनाइट नॉलेज हो, इनफाइनाइट अवेयरनेस हो, हर किसी चीज के बारे में उसको अवेयरनेस हो, उसके लिए ऑमनीसेंट यूज करते हैं वर्ड, ठीक है। और इसके बाद मैंने आंसर्स भी डाल दिए हैं, आप इन आंसर्स को भी देख के अपनी रिवीजन कर सकते हो। पीडीएफ हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्विज भी वहीं पे होगा रात को 9 बजे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आप चैनल में नए हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें बताएं क्या इसी तरह हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और भी लाएं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसी तरह आपके लिए लेक्चर्स लाएंगे। और अगर किसी और टॉपिक पे आप लेक्चर चाहते हो तो वो भी हमें बता सकते हो। जेकेएसएसबी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वीएलडब्ल्यू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट प्लेलिस्ट में जाओ, हमने लेक्चर्स बनाए हुए हैं, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। और मैं इसको एनालाइज करने के बाद आपको यही बताऊंगा, इंग्लिश मोर और लेस सिंपल ही आती है। अगर आपको सिंपल टेंसेस के, सिंपल प्रपोजिशन के, कंजंक्शन के रूल्स पता हैं और आपको एक कॉमन सेंस है पेपर को करने की, क्वेश्चंस को आप एलिमिनेट कर सकते हो, तो इंग्लिश इजीली हो सकती है। सेकंड मेरी एडवाइस है, इडियम फ्रेजेस में इतनी ज्यादा जोर नहीं लगाना, क्योंकि जितना मर्जी मेहनत कर लो, कुछ इडियम फ्रेजेस ऐसे आते हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता और कुछ इतने सिंपल आएंगे ना, आप उनके जो ऑप्शंस हैं वहीं से उनको कर लोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।